आपदा के क्षेत्र में भारत ने बहुत काम किया भी है। दुनिया जिसको सराह भी रही है। भारत जिस प्रकार से बड़ी आबादी वाला देश है और इस बड़ी आबादी में आपदा जैसी विकट संकटों को पैदा करने की विभिन्न प्रकार की आपदाएं जो आती है उससे बहुत नुकसान होता है। इसका अनुमान साधारणतः लोग लगा नहीं पाते थे, लेकिन 10 वर्ष पूर्व एक जब सक्षम नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करने के साथ ही आपदाओं के नुकसान का आकलन, और मैं तो यूं कहूं कि उनके पूर्व का अनुभव एक मुख्यमंत्री के रूप में शायद यह भारत के आपदा न्यूनीकरण और उसके प्रबंधन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और आज हम भारत में आपदाओं के न्यूनीकरण में हम उसको कम करने में सफल हुए हैं, इस कहने में कोई संकोच नहीं। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं संयोग से मैं गृह मंत्रालय के आपदा विभाग में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में जब मैं काम कर रहा हूं तो कई ऐसे आपदाओं के अध्ययन करने का मुझे मौका मिला। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि कोई आपदा आता है तो उसके अनुभव से आगे का अवसर ढूंढना चाहिए। बार बार हर विषयों पे कहते हैं। कोविड की आपदा में भी उन्होंने जिस प्रकार की एक संदेश दिए, जिस प्रकार से संदेश दिए थे, तो जब हम एक उसी प्रकार के तीव्रता को लिए हुए या उसी प्रकार की भयावहता को अपनाए हुए जब एक तूफान साइक्लोन की आपदा जब उड़ीसा जैसे और राज्यों को ढूंढना पड़ा और उसमें 10,000 जान माल की क्षति हुई, माने हमारे 10,000 लोगों की मौत हुई उस आपदा के कारण। और आज जब उसी प्रकार की भयावहता को लगभग लिए हुए आपदा आई विपर्जय, तो उसमें एक भी मौत नहीं हुई और हम धन संपत्तियों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हम बहुत कम नुकसान उठाए। और ऐसा अनुमान भी लगाया जाता है कि अगर आपदाओं के न्यूनीकरण के प्रबंधन में अगर हम 1 रुपया खर्च कर लेते हैं तो हम लगभग 4 से 5 रुपए को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और आपदा आएगी ही आएगी। भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जो पूरे जलवायु परिवर्तन दुनिया देख रही है, भारत भी देख रहा है, उसमें आपदा तो आएगी ही आएगी और आपदाओं का रूप भी बदलेगा। जब हमारे युवा और छात्र हैं तो उनको आपदा के क्षेत्र में भी उनका प्रशिक्षण या उनकी जानकारी होना चाहिए। और वह जानकारी कर्तव्य बनता है उन लोगों को जो आपदाओं को देखा है, आपदाओं से अनुभव प्राप्त किया है, या आपदाओं के न्यूनीकरण के क्षेत्र में सरकार के साथ मिलकर जो विभिन्न प्रकार के रिसर्च कर रहे हैं और जो योजनाएं चलाई जा रही है और उसका जो परिणाम आने वाला है उससे हमारे पीढ़ी को अवगत होना चाहिए, अगली पीढ़ी को, और वह युवा और हमारे छात्र हैं। यूनिसेफ ने तो अनुमान ही लगाया है कि 1 अरब बच्चे अत्यंत गंभीर जोखिम में पड़े हुए रहते हैं। और जब भारत की आबादी इतनी बड़ी है तो इस 1 अरब बच्चों में भारत के कितने बच्चे जोखिम में जी रहे होंगे इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। और उस जोखिम में जब हमारा भविष्य ही पड़ा रहेगा तो हम कितना इसमें हम चिंतित होना हमारा स्वाभाविक विषय हो सकता है। अभी चर्चा चल रही थी माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 पॉइंट एजेंडा का। अभी तो बहुत सारे देशों ने 10 पॉइंट एजेंडा को मान ही लिया है। मुझको तो कई ऐसे आपदा प्रबंधन के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिला है। यहाँ NIDM के और NDMA के भी लोग हैं, शिक्षा विभाग के लोग भी हैं। तो आज 10 पॉइंट एजेंडा के दायरे से बाहर एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है जो विचार करता है, समग्रता है पूर्ण रूप से। और उसमें
समाज के सभी वर्गों का साथ भी एक पॉइंट है, और उसमें एक शैक्षणिक क्षेत्र में नेटवर्क खड़ा करना भी है। और आज शैक्षणिक क्षेत्र में नेटवर्क खड़ा हुआ भी है। मैं कह रहा हूं कि कोविड के समय भी शिक्षा के विभिन्न संस्थानों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नेटवर्क को खड़ा करने का एक दिन भी मौका नहीं छोड़ा। उस समय भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस विषय को लाया गया, सब्जेक्ट में समावेश कराया गया। आज तो एनडीए ने कई इस पर पुस्तक रखा है, जो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में या स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रभावी है। तो प्रधानमंत्री जी के 10 पॉइंट एजेंडा का जो एक अहम विषय है, सभी वर्ग और खास करके उसमें शैक्षणिक क्षेत्रों में नेटवर्क, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो हम आग्रह आज करना चाहेंगे कि 10 पॉइंट एजेंडा के विभिन्न क्षेत्रों में, और आज का जो विषय है छात्रों का और युवाओं को रिजिलियंट बनाने का, उसमें शिक्षण संस्थानों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो आज यहाँ दो ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो भारत सरकार के 2 शिक्षा के विभागों का कार्य संभाल रहे हैं। तो आज उसको ज्यादा से ज्यादा हम इस नेटवर्क को कैसे बढ़ाएं, इस पर हम सबों को ध्यान बनाना होगा। और बच्चों और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए जो राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर DRR रणनीतियों के विकास के दौरान अपनी कमजोरियों और जरूरतों पर भी विचार करने की आवश्यकता है, और इस पर हमको गौर करना चाहिए। IDDRR 2024 देशों से खास तौर पर स्कूलों और शिक्षा सुविधाओं आपदाओं हेतु रेजिलियंट बनाने और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने के प्रयास करते हुए स्कूल जाने वालों बच्चों के आपदा जोखिमों को कम करने के लिए शिक्षा क्षेत्र का लाभ उठाने का भी आज यह आह्वान हो रहा है। पूर्व अनुमान से आपदाओं का काफी न्यूनीकरण हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि पूर्व अनुमान में भारत ने बहुत प्रगति की है, और इसमें भारत सरकार का IMD विभाग जो सटीक पूर्वानुमान कर रहा है, और वह सटीक पूर्वानुमान के कारण भी काफी हम आपदाओं को कम कर पा रहे हैं, आपदाओं के प्रभाव को कम कर पा रहे हैं। और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर भी रहता है कि आपदाएं तो आएगी। तो पहले का जो विचार, जो दृष्टिकोण होता था कि आपदाएं आएगी तो आपदाओं में हम उसका रेस्क्यू करेंगे, हम उसको सहयोग करेंगे, लेकिन अब आपदा आने से पहले ही हमारी इस प्रकार से उसके रिस्क रिडक्शन का हम कार्यक्रम चलाएं, और उसमें पूर्वानुमान की सटीकता जो होती है उसको हम कैसे प्रभावी बनाएं, इसके लिए हम युवाओं से भी खासकर आग्रह करेंगे कि उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। और सोशल मीडिया आज युवा बहुत उसका उपयोग करते हैं। तो अगर कहीं से भी किसी भी प्रकार से जिस क्षेत्र के आपदाओं का अगर अनुमान पहुंचता है उनके पास, तो वह उन आपदाओं के संबंध में जानकारी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दें। यह हम आज उनसे एक आग्रह भी कर रहे हैं। और पूर्वानुमान की सटीकता जो जिस प्रकार से अभी तो देख रहे हैं कि 2 दिन बाद साइक्लोन भी एक आने वाला है, जिसकी हवा की गति 100 से NDRF के लोग बैठे हैं, अच्छी तैयारी भी उन्होंने किया है, तो और राज्यों से संपर्क में भी है। तो पूर्वानुमान के कारण हम इतनी तैयारी करते हैं कि हम आपदाओं के उस आफत को हम उस समय उसकी तैयारी में लगते हैं। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण से हमारे माननीय गृह मंत्री जी हमेशा गृह मंत्रालय को बहुत तत्परता से काम करने का निर्देश देते हैं और खुद मॉनिटरिंग करते हैं। और NDIA में, NDA में इन सारी संस्थाओं के साथ जब विचार होता है तो हमेशा
माननीय गृह मंत्री जी आपदाओं के नुकसान न हो इसकी कार्य योजना बनाने के लिए सारी संस्थाओं को कहते भी है, और उसमें उन्होंने एक बहुत आग्रह के साथ हमेशा कहते हैं कि आपदाओं की सूचना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। माने हम सूचना एक फॉरम पर दे देते हैं, लेकिन फॉरम से व्यक्ति, संस्था से नीचे यानी व्यक्ति तक पहुंचे। अगर सरकार, राज्य सरकार के पास पहुंच रही है तो जिला को कैसे पहुंचे, जिला से ब्लॉक को कैसे पहुंचे, पंचायत को कैसे पहुंचे, और अंत में व्यक्ति तक पहुंचे। तो व्यक्ति तक पहुंचाने की नीति हमारी होनी चाहिए, और इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो माननीय गृह मंत्री जी का जो आग्रह होता है, वह आग्रह आज हम आप सबसे भी निश्चित रूप से कर रहे हैं। अब शिक्षण स्थलों के निर्माण के लिए भी हम जो सुदृढ़ बनाने के लिए, रेजिलिएंट बनाने के लिए हमको काम करना चाहिए। भारत में गृह मंत्रालय विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर सुदृढ़ शिक्षण संस्थानों के निर्माण की पहल पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सरकार ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आपदा शमन के लिए विशिष्ट परियोजनाओं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। उस कार्यक्रम की जानकारी भी और जो निर्माण होता है उसका भी अवेयरनेस आना चाहिए, ऐसा हम अधिकारियों से आज के दिन हम कहना चाहेंगे। सरकार द्वारा डिजिटल ओपन स्कूलों को भी रेजिलिएंट बनाने की पहल की गई है। शिक्षा विभाग के लोग हैं, संकट के दौरान शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए सीखने के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ डिजिटल तकनीकियों का समावेश होना चाहिए। पारंपरिक तकनीक हमारे पास बड़ा अनुभव लिए हुए है, और कई बार तो ऐसा अनुभव आया है कि जो आपदाओं को झेलते हैं और स्वाभाविक रूप से लगातार अपनी उम्र में कई बार झेले, उनका जो अनुभव होता है, मैं कह रहा हूं कि वह अनुभव बहुत उपयोगी होता है। हम तो एक ब्रिक्स देश के एक एक्सरसाइज में उस प्रकार के लोगों के अनुभव को शेयर करने के लिए हम लोग आमंत्रित किए थे, और उनके अनुभव माने अद्भुत था कि अगर विभिन्न प्रकार की आपदाओं का, और उस अनुभव को अगर हम जिस फोरम पे काम जहां भी कर रहे हैं, तो हम यह न समझे कि हम ही सबसे ज्यादा आपदाओं के निपुण व्यक्ति हैं, हम ही, हमारा ही टेक्नोलॉजी संपूर्ण है। हम उस पारंपरिक और अनुभव प्राप्त करने वाले, भले ही वह व्यक्ति कोई अशिक्षित ही क्यों ना हो, लेकिन व्यावहारिक अनुभव को भी हमको समावेशित करना होगा, और इस ओर हम सबों को बढ़ना चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शिक्षा के क्षेत्र में DRR को मुख्य धारा में लाने का जो हमारा लक्ष्य है, उस ओर हम सबको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 पॉइंट एजेंडे के अनुरूप DRR के लिए आदर्श पाठ्यक्रम विकसित करने के उद्देश्य से NIDM के तत्वाधान में भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क INDRR NIDM की स्थापना जो की गई है, वह सक्रिय रूप से काम कर रही है, और यह सारी संस्थाएं युवाओं और महिलाओं और बच्चों के लिए खासकर हो, इस पर हम सबों को गौर करना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द डिजास्टर रिस्पांस 2022 कॉन्फ्रेंस के वार्षिक समारोह के दौरान भी माननीय गृह मंत्री जी आपदा प्रबंधन के हर क्षेत्र में हमारे तकनीक का उपयोग हो, और तकनीक को हम उस क्षेत्र में इजाफा करते जाएं, यह हमको जरूर विचार करना चाहिए। बहु खतरे वाले आपदा संभावित जिलों में 1 लाख सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना है, और हमको लगता है कि यह कार्यक्रम NDA में या NIDM के देखरेख में गृह मंत्रालय खुद उसको आयोजित भी करा रहा है, और NDRF के लोग उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो 1 लाख लोग जो प्रशिक्षित करने का लक्ष्य, लगभग उसको पूरा किया गया है। क्या पूरा तो लगभग किया गया है, बहुत लोग यहाँ NDRF के बैठे हैं, और 1 लाख तक हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं, 1 लाख हम ऐसे स्वयंसेवक को तो तैयार कर रहे हैं,
लेकिन वह विभिन्न फोरमों पर हम जो आपदा के प्रशिक्षण या उस क्षेत्र में हम अवेयरनेस लाने के कार्यक्रम को जो आयोजित करते हैं, तो शिक्षण संस्थाओं के अलावा भी 1 लाख लोगों को करते हैं। एनएसएस है, अपना कई नेशनल कैडर है, उस कैडर के जो कोड है उससे भी हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से उसको हम कराते हैं। लेकिन 1 लाख जो हम स्वयंसेवक तैयार किए हैं सेवा की भावनाओं के साथ, और विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ किए हैं जहाँ हमारे चिन्हित जिले हैं, तो ऐसे जिलों में हमको काम करना आवश्यक है। और उन स्वयंसेवकों को जिन्होंने 1 लाख युवाओं ने, छात्रों ने जो सेवा देने का संकल्प लिया है, आज हम इस सम्मेलन के माध्यम से भी उनका देश की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से उनका हम अभिनंदन करते हैं। और वैसा उनकी प्रेरणा से और हम इसको आगे बढ़ाएं, इसका हम लोग ख्याल रखना चाहिए।